गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होइएगा। तो हम लोग आज अपने इस क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे और इसमें हम लोग ब्लड और हार्ट के बारे में देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं ब्लड और हार्ट के बारे में। तो हेडिंग है हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इसको हिंदी में कहते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र और परिसंचरण तंत्र जो है ये कंप्लीट होता है हम लोग का। इसमें दो दो चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ब्लड के बारे में और दूसरी ओर पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। तो ब्लड को पंप करने का काम हार्ट करता है। तो पहले ब्लड के बारे में हम लोग देखते हैं। और ब्लड क्या है। तो ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या है, तो ब्लड कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू है। ब्लड इज द कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू। हिंदी में अगर इसको कहेंगे तो इसको हिंदी में कहेंगे संयोजी तरल ऊतक। संयोजी तरल ऊतक। और हार्ट क्या है, तो हार्ट है पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन, हार्ट बेसिकली एक मसल है जिसका काम है ब्लड को पंप करना, है ना। तो कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू ब्लड संयोजी तरल ऊतक है। तो इसमें जो कनेक्टिव फ्लूइड जो वर्ड है संयोजी तरल, ये होता है प्लाज्मा के कारण। और जो ऊतक है यानी टिश्यू, तो ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, तो कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। और इसमें तीन प्रकार के सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरे नंबर पर है प्लेटलेट्स। और ये जो ब्लड है, तो ब्लड के स्टडी को हम लोग कहते हैं हिमेटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी एंड देयर स्पेशलिस्ट इज नोन एज हेमेटोलॉजिस्ट। हिंदी में भी यही होगा। और ये जो वर्ड्स है ना, जो जैसे हिमेटोलॉजी और हिमेटोलॉजिस्ट, तो ये सब तरह का जो क्वेश्चंस होता है, ये कई बार आपको इंग्लिश में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में आ जाते हैं। तो ये उधर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। हिमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड, हिमेटोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट ऑफ। एक सामान्य मनुष्य में कितना ब्लड होता है, तो एक सामान्य मनुष्य में जो ब्लड की मात्रा है वो 4.5 से 5.5 लीटर होती है। अमाउंट ऑफ ब्लड कितना होता है, 5.5 लीटर टू 5.5, 4.5 से 5.5 लीटर एक सामान्य मनुष्य में ब्लड पाई जाती है। तो ये है ब्लड के बारे में कुछ मोटा मोटी बात। और ब्लड को एक व्यक्ति से दूसरे आदमी में जो हम लोग डालते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफ्यूजन। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ब्लड सर्कुलेशन, इसको सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट का नाम था विलियम हार्वे। तो ब्लड का किस प्रकार से जो है सो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, इसके बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताया। तो ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त परिसंचरण को सबसे पहले समझाने का काम विलियम हार्वे ने किया। और विलियम हार्वे ने ही सर्वप्रथम जो है ब्लड जो डोनेशन है इसको भी क्या किया, क्लियर किया था। ठीक है, तो विलियम हार्वे ने ही दिया था ब्लड सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं रक्त परिसंचरण। और विलियम हार्वे ने ही दिया था ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन
जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं रक्तदान, बराबर। तो दिस इज ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? विलियम हार्वे ने दिया। अब हम लोग एक एक करके जो है इसके बारे में देख रहे हैं कि ये जो हमारा क्या नाम है कि ब्लड के बारे में हम लोग देखना चाह रहे थे। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि आरबीसी से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वन इज आरबीसी। दिस फुल नेम इज आरबीसी इज रेड ब्लड, और यहां पर कॉर्पसेल्स होता है, कॉर्पसेल्स। इसको हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिका। तो कोशिका और कणिका में, यानी सेल और क्या नाम है कि सेल और कॉर्पसेल्स में अंतर जो होता है, ये सिंपल सा बात होता है कि ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो, यानी ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक जो है ये क्या हो? एब्सेंट हो, अनुपस्थित हो, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पसेल्स बोलते हैं, बराबर। तो जितने भी मैमल्स हैं, इन सभी के जो आरबीसी होते हैं, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। ऑल मैमल्स हैविंग इन्यूक्लिएटेड आरबीसी, जितने भी मैमल्स हैं ना, सभी स्तनधारियों में, ऑल मैमल्स में क्या होता है? इन्यूक्लिएटेड, ऑल मैमल्स हैविंग इन्यूक्लिएटेड आरबीसी। सभी स्तनधारियों में जो है, सभी स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, एक्सेप्ट कैमल एंड याक। कैमल और याक को छोड़कर, कैमल और याक में न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है। आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम है, ये इसका जो दूसरा नाम है, इसका नाम है एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का नाम एरिथ्रोसाइट्स है। आरबीसी इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। और जो आरबीसी का फॉर्मेशन है, तो ये एरिथ्रोपोएसिस कहलाता है। आरबीसी का निर्माण एरिथ्रोपोएसिस कहलाता है। और ये एरिथ्रोपोएसिस की प्रक्रिया जो है, ये रेड बोन मैरो में होती है, लाल अस्थि मज्जा में होती है। जो एरिथ्रोपोएसिस है, आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। हिंदी में भी इसको एरिथ्रोपोएसिस ही कहते हैं। और ये रेड बोन मैरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा में ये निर्माण होता है। तो दिस वन इज एरिथ्रोपोएसिस, लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और जो इसका लाइफ स्पैनिंग है, आरबीसी का लाइफ स्पैनिंग, ये 120 डेज होता है, 120 दिनों का होता है। उसके बाद ये स्टोर्ड हो जाता है स्प्लीन में। स्प्लीन को पलीहा भी कहते हैं, तिल्ली भी कहते हैं। इसमें आरबीसी जाकर के क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। तो इसके वजह से यहां इसको ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है? जो शमशान जिसको हम लोग कहते हैं, ग्रेवयार्ड। इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं, जो आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो यहां पर जाके ये जमा हो जाता है स्प्लीन में, जब मरने का समय होता है तो। और जो आरबीसी है, इसका डिस्ट्रॉय, यानी जब 120 दिन हो जाते हैं तो इसका ब्रेकडाउन लीवर में होता है। आरबीसी ब्रेकडाउन इन लीवर, आरबीसी का विखंडन, ब्रेकडाउन कहां होता है? लीवर में होता है। और आरबीसी ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होकर के ये बदल जाता है
बाइल साल्ट में, और इसका नाम होता है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, बाइल साल्ट। पित्त लवण, पित्त रस में यही बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पाया जाता है, जो फैट के डाइजेशन में, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस प्रकार से जो ये हमारा आरबीसी है, इसका ब्रेकडाउन होने के बाद ये किस में बदल जाता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है। आरबीसी का कलर रेड जो दिखाई देता है, इसका जो रेड कलर है, ये रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। आरबीसी appears red due to presence of hemoglobin। आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन को हिंदी में भी हीमोग्लोबिन ही कहते हैं, और हीम जो है इसका मतलब होता है आयरन, आयरन को हम लोग Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्लोबिन का मतलब होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का, बीच में आयरन होता है और इसके साथ ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन जुड़ा होता है। और हीमोग्लोबिन जो ब्लड में है, तो इसका मेन रोल है ऑक्सीजन कैरिंग करना। तो ये हीमोग्लोबिन रेड है, और इसका काम किसका हीमोग्लोबिन रेड किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और इस हीमोग्लोबिन का काम है मुख्य रूप से ऑक्सीजन कैरिंग करना। तो ये ब्लड में जो ऑक्सीजन ढोने की क्षमता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता है, ये मूल रूप से किसके कारण है, दिस इज हीमोग्लोबिन के कारण ही होती है। और इसकी मात्रा एक सामान्य मनुष्य में जो है वो वही 14 ग्राम के एवरेज है। तो एक सामान्य मनुष्य के जो आरबीसी होते हैं उसमें 14 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। और ये जो है इसमें इसमें फीमेल में 2 ग्राम कम भी हो सकता है, और मेल में 2 ग्राम ज्यादा भी हो सकता है। तो फीमेल में ये 12 से 14 हुआ, और मेल में ये 14 से 16 ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। और इसका मुख्य काम है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरिंग करने का काम ये करता है। तो हीमोग्लोबिन का ये काम है, ऑक्सीजन को कैरी करने का, गैसियस एक्सचेंज में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये जो हमारा आरबीसी है, तो इसका जो नंबर होता है, तो आरबीसी का नंबर होता है ये कोई 4.5 to 5.5 है ना। तो जो आरबीसी का नंबर है ये है 4.5 to 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एक क्यूबिक सेंटीमीटर जो ब्लड का एरिया है उसमें ये कितना पाया जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में, 4.5 to 5.5 जो ये है पाया जाता है। और देखिए कि ये हीमोग्लोबिन जो है, ये आयरन जो हम लोग फूड लेते हैं, खाने में जो आयरन है, न्यूट्रिशन कल के क्लास में आपने देखा, वही हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है। अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है। और एनीमिया 2 विटामिन और है इसके लिए इन्वॉल्व। एक तो है विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामाइन कहते हैं, उसकी डिफिशियंसी से भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, पर्नीशियस एनीमिया। और दूसरे नंबर में होता है विटामिन B6। तो 3 फैक्टर है एनीमिया का, एक तो हो गया आयरन, दूसरा हो गया विटामिन B6, और दूसरा हो गया विटामिन B12। तो अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो हो जाता है एनीमिया। और एनीमिया के लिए तो डिफिशियंसी हो गया अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन का, तो एनीमिया हो जाता है। और एनीमिया के लिए 3 फैक्टर जिम्मेदार है, और ये 3 फैक्टर है। एक नंबर में है Fe की कमी, दूसरे नंबर में है विटामिन B6 की कमी, और तीसरे नंबर में विटामिन B12 की कमी। तो ये एनीमिया, रक्त अल्पता बोलते हैं हिंदी में इसको, इसके लिए जिम्मेदार ये 3 चीजें हैं।
अब जो हमारा आरबीसी का नंबर है, यदि ऑक्सीजन की मात्रा यानी ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है और यदि ऑक्सीजन किसी कारण से कम हो जाए तो आरबीसी का जो नंबर है ये बढ़ने लगता है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज हिपोक्सिया। तो इफ द मतलब इफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है ये रिड्यूस हो जाए तो नंबर ऑफ आरबीसी जो है, नंबर ऑफ आरबीसी ये इंक्रीज हो जाता है और इस कंडीशन को कहते हैं क्या, हिपोक्सिया। if the number of oxygen if the amount of oxygen reduce, number of RBC increase, this condition is known as hypoxia। यानी ऑक्सीजन की मात्रा घट गई तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, इस कंडीशन को हिपोक्सिया कहते हैं। इसीलिए देखिएगा कि पहाड़ी लोगों का जो गाल होता है वो लाल होता है, क्योंकि ऊंचाई पर जैसे जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन घटने लगता है और जैसे जैसे ऑक्सीजन घटने लगता है आरबीसी की संख्या बढ़ने लगती है और आरबीसी की संख्या बढ़ गई तो दिस इज क्या, दिस कंडीशन इज नोन एज हिपोक्सिया। एक कंडीशन ये होता है कि जैसे जो आरबीसी का जो हमारा जो क्या कहते हैं कि लाइफ टाइम है, माने कि वो 120 दिनों का है, लेकिन एक डिफेक्टेड क्रोमोसोम के कारण क्रोमोसोम में अगर कमी हो जाए तो इसके चलते जो है वो क्या हो जाता है, उसका लाइफ स्पैनिंग धीरे धीरे घटने लगता है और इस तरीके से जो है सो एक जेनेटिक डिजीज में ये घटने लगता है। किसकी संख्या, तो आरबीसी की जो लाइफ स्पैनिंग है ये घटने लगता है और इस बीमारी को हम थैलेसेमिया के नाम से जानते हैं। तो दिस डिजीज इज नोन एज थैलेसेमिया। थैलेसेमिया ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डरनेस है, यानी क्रोमोसोम की गड़बड़ी होने से होती है। जेनेटिक डिजीज है ये, क्रोमोसोमल डिसऑर्डरनेस है। जेनेटिक प्रॉब्लम है ये, जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है ये, खानदानी प्रॉब्लम है ये। और इसमें क्या होता है, थैलेसेमिया में लाइफ स्पैनिंग ऑफ आरबीसी ग्रेजुअली डिक्रीजेस। लाइफ स्पैनिंग ऑफ आरबीसी ये क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, रिड्यूस, ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो दिस डिजीज इज नोन एज थैलेसेमिया। तो आरबीसी, आरबीसी से संबंधित ये बातें थी। आरबीसी के बारे में अगर आप इतना बात जानते हैं तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। हम समझते हैं कि आरबीसी से संबंधित सभी बातें आपको ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। इतनी ही बातों को आपको क्या करना है, अपने इसमें रख लेना है। थोड़ी बातें कठिन हो सकती है कि आपको लग जाए, तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसको देखिएगा दोबारा तिबारा, ये चीज आपको याद हो जाएगा। इतने ही बातों को आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं दूसरे नंबर में, और दूसरे नंबर में है, इसका नाम है आपका WBC। WBC फुल फॉर्म इसका है व्हाइट ब्लड सेल, और इसको हिंदी में श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो ल्यूकोसाइट्स भी है, ल्यूकोसाइट्स भी है, इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स भी है। ल्यूको शब्द का मतलब होता है व्हाइट और साइट शब्द का मतलब होता है सेल, यानी कोशिका। ऐसी कोशिका जो दिखने में सफेद लगे उसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, व्हाइट सेल्स कहते हैं। और ये WBC का काम है हमारे शरीर में इम्यूनिटी को विकसित करना। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोध प्रतिरोध क्षमता को विकसित करना, रोध प्रतिरोध क्षमता। तो ये इम्यूनिटी को विकसित करता है, बीमारियों से लड़ने की इसके अंदर क्षमता होती है। और जो हमारा इम्यूनिटी है, तो इम्यूनिटी को बनाए रखने में WBC का बहुत बड़ा रोल होता है। और WBC के जो है वो 3 रूप होते हैं, जैसे कि इसमें सबसे जो, जैसे कि आप देखिए कि जो हमारा WBC है तो इसमें जैसे कि इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स,
और तीसरे नंबर में है न्यूट्रोफिल्स। तो सबसे ज्यादा अमाउंट माने ज्यादा नंबर, मैक्सिमम नंबर जो होता है, सबसे ज्यादा नंबर में अगर कोई डब्ल्यूबीसी में सबसे मैक्सिमम नंबर किसका होता है, तो न्यूट्रोफिल्स का होता है। तो न्यूट्रोफिल्स एमंग ऑल डब्ल्यूबीसी मैक्सिमम नंबर किसका होता है, तो न्यूट्रोफिल्स का होता है। और ये हमारे शरीर में इम्यून रिस्पांस करता है। स्नोफिल्स जो है ये कोल्ड कफ, सर्दी जुकाम होने पर स्नोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। और यदि पूरा ही डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए, तो अगर टोटल डब्ल्यूबीसी की संख्या नंबर बढ़ जाए, तो दिस कंडीशन इज नोन एज ल्यूकेमिया। अगर हमारा नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी में इंक्रीमेंट हो जाए, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी बढ़ने लग जाए लगातार, तो दिस कंडीशन इज नोन एज ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया का ही दूसरा नाम होता है क्या, ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया में क्या होता है कि नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी वो उसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। दिस कंडीशन इज नोन एज ल्यूकेमिया। और ये डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन है ये आपका कहाँ होता है, तो ये व्हाइट बोन मैरो में होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी ये होता है आपका व्हाइट बोन मैरो एंड लिम्फ नोड्स। व्हाइट बोन मैरो एंड लिम्फ नोड्स में इसकी जो है सो क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। और इसका लाइफ स्पैनिंग एवरेज जो है 5 से 10 डेज होता है। लाइफ स्पैनिंग ऑफ डब्ल्यूबीसी ये आपका अप टू 10 डेज है, 10 दिन तक ये जीता है। दिस वन इज डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड ये बातें थी। उम्मीद करते हैं कि आपको डब्ल्यूबीसी से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो बस इतने पर ही बनेगा, इतने को ही फोकस कर लीजिए तो आपका डब्ल्यूबीसी क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद जैसे कि हम लोगों का नेक्स्ट थिंग है, और इसका नाम है, क्या नाम है कि प्लेटलेट्स। और 3 नंबर में जो सेल है इसका नाम है प्लेटलेट्स। हिंदी में इसको बिंबाणु भी कहते हैं। और इसका काम है ब्लड क्लॉटिंग, रक्त को थक्का जमाना, ब्लड क्लॉटिंग। यानी ये क्या करता है, रक्त को थक्का जमाने का काम करता है। ये थक्का जमाने का काम करता है। हिंदी में इसको और शब्द ज्यादा शब्द स्कंदन बोलते हैं, ब्लड क्लॉट कराने का काम करता है। और ब्लड क्लॉटिंग में कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें कि जो है जैसे कि फाइब्रिनोजेन है ना, उसके बाद जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन है ब्लड को क्लॉट कराने में, विटामिन के है, कैल्शियम 1%, 1%। तो ये सारे फैक्टर्स जो है मिल करके ब्लड को क्या कराता है, क्लॉट कराने का काम करता है। और हाँ, वो एड्स में डब्ल्यूबीसी की संख्या घटने लगती है, ये कहानी होता है, इम्यून रिस्पांस कम हो जाता है एक बार। तो ये ब्लड को क्लॉट कराने में, और जो ब्लड वेसल्स में क्लॉट नहीं करता है, तो वहां पर एक चीज होता है हिपैरिन। तो हिपैरिन जो है ये ब्लड को प्रिवेंट फ्रॉम क्लॉटिंग। हिपैरिन का काम है ब्लड को क्लॉट करने से रोकना, प्रिवेंट फ्रॉम क्लॉटिंग। कहां, तो इन ब्लड वेसल्स में, रक्त नलिकाओं में। तो रक्त नलिकाओं में ब्लड को क्लॉट कराने से रोकता है कौन, हिपैरिन। हिपैरिन प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग
फ्रॉम ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाओं में रक्त को थक्का जमने से रोकने का काम कौन करता है? ये हेपेरिन करता है। तो दिस इज योर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का निर्माण भी बोन मैरो में ही होता है और इसका जो लाइफ स्पैनिंग है वो है अप टू 8 डेज। इसका लाइफ स्पैनिंग ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का जीवन काल, लाइफ स्पैनिंग ऑफ प्लेटलेट्स ये होता है 8 दिन होता है, अप टू 8 डेज। और एक बीमारी जो आपने सुना होगा कि डेंगू, तो डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है और सामान्य आदमी में जो इसका नंबर होता है, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, ये होता है 1.5 to 4.5 लाख, 1.5 to 4.5 लाख पर 100 ml ऑफ ब्लड। और डेंगू फीवर में इसका नंबर जो है, डेंगू फीवर में नंबर ऑफ प्लेटलेट्स क्या हो जाता है? घटने लग जाता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है, किसी भी फीवर में प्लेटलेट्स का नंबर घटता है, डेंगू में थोड़ा तेजी से घटता है, तो 8 दिन के बाद फिर प्लेटलेट्स बन जाता है। प्लेटलेट्स बनने की प्रक्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और चूंकि प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिरता है, इसलिए आप देखिएगा कि इन बीमारियों में हड्डी में भी दर्द होने लगता है, इसलिए इनको ब्रेन ब्रोक, जो बोन ब्रेक फीवर भी बोलते हैं डेंगू को। क्योंकि इसमें क्या होता है, डेंगू बुखार होने पर जो है प्लेटलेट्स की इतनी तेज माने तेजी से इसमें गिरावट होती है कि बोन मैरो में बहुत तेज इफेक्ट पड़ता है और इसलिए हड्डियों में काफी दर्द होने लगता है, जोड़ों में काफी दर्द होने लगता है। यहाँ पर एक जेनेटिक डिसऑर्डरनेस है जिसका नाम है आपका हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डरनेस है जिसमें कि ब्लड क्लॉट नहीं करता है, तो ये भी क्रोमोसोम के गड़बड़ी होने से होता है। हीमोफीलिया, हिंदी में भी इसका नाम हीमोफीलिया ही है। तो हीमोफीलिया इज जेनेटिक डिसऑर्डरनेस, ये एक आनुवांशिक रोग है। जेनेटिक डिसऑर्डरनेस ये कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। ये आनुवांशिक रोग है जिसमें क्या होता है कि ब्लड में जो ब्लड डज नॉट क्लॉट, इसमें ब्लड डज नॉट क्लॉट, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो दिस वन इज योर प्लेटलेट्स। तो ब्लड में ये 3 प्रकार के सेल होते हैं और इनका ये काम होता है। एंड फोर्थ वन इज आपका प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। तो इसको शायद आप नोट कर लीजिए, शायद जल्दी हो रहा हो। देखिए होता क्या है कि रिकॉर्डेड क्लास में जो जो क्लास रिकॉर्डेड होती है ना, उसमें आप लाइव नहीं होते, तो हमको पता नहीं चलता है कि आप कितने डिग्री पर समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। आप लाइव रहते हैं तो हमें पता चलता है, आपके क्वेश्चंस आते हैं, कहीं हमारी गति ज़्यादा तो नहीं है, स्पीड ज़्यादा तो नहीं है। हमारे लिए तो सामान्य सी बात है, हम आपको बताते चले जा रहे हैं। तो दिस वन इज आपका क्या नाम है कि हीमोफीलिया। ऑल अबाउट प्लेटलेट्स, ये बिंबाणु के बारे में सारी बातें थी। नाउ नेक्स्ट वन इज योर प्लाज्मा। और प्लाज्मा के बारे में कहते हैं कि ये लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड जो है, रक्त का तरल हिस्सा जो है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ये प्लाज्मा है। और प्लाज्मा में लगभग 80%, 80% जो है ये वाटर पाया जाता है, जल पाया जाता है। तो प्लाज्मा क्या है? तो ब्लड में से सेल्स को माइनस कर दीजिए तो जो बचता है इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और सेल्स तो वही 3 हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो अगर इन तीनों को माइनस कर दीजिए ब्लड से, तो जो बचता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं।
और प्लाज्मा में ही सब चीज घुल करके जाता है। इसमें आयन, सॉल्ट्स, ऑक्सीजन सब इसके कैरी ऑन करने का काम प्लाज्मा कहला करने का काम करता है। और इस प्लाज्मा में एक इम्यूनिटी भी होती है, यानी जो आपने सुना होगा कि जब अभी कोरोना का काल आया था तो प्लाज्मा ट्रांसप्लांट किया जा रहा था। तो प्लाज्मा में क्या होता है, कई सारे एंटीबॉडीज भी बनते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर जो है ये एंटीबॉडी, क्योंकि WBC भी है तो एंटीबॉडी का निर्माण होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और ये एंटीबॉडी जो है ये फॉरेन पार्टिकल्स को मार देने का काम करता है। तो दिस इज योर प्लाज्मा। ये आपका प्लाज्मा से संबंधित बातें थी। अब इससे आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो एक चीज होता है जिसका नाम होता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप को खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया, ब्लड ग्रुप का खोज किया। इसमें इन्होंने देखा कि 2 एंटीजन पाया जाता है, अल्फा और बीटा। तो उसके आधार पर कुछ लोगों में अल्फा पाया गया, कुछ लोगों में बीटा पाया गया, कुछ लोगों में अल्फा बीटा दोनों पाया गया, और कुछ लोगों में नील कोई नहीं पाया गया। तो जिसमें अल्फा पाया गया उसके लिए ए लिखा गया, जिसमें बीटा पाया गया उसके लिए बी लिखा गया, जिसमें अल्फा बीटा दोनों पाया गया उसको AB ब्लड ग्रुप नाम दिया, और जिसमें नील था उसको 0 कहा गया, जिसको कि लोगों ने O पढ़ लिया। तो दिस वन इज 4 ब्लड ग्रुप। इसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद एक ब्लड ग्रुप में एक खोज हुआ कि वो जो डार्विन थे वो बार बार कह रहे थे कि भाई जो हमारे पूर्वज हैं, यानी हमारी उत्पत्ति जो है वो बंदरों में ही चेंजिंग होने से मानव का निर्माण हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया में एक बंदर होता है, और उस बंदर में ऑस्ट्रेलिया में एक मंकी है, और उस मंकी का नाम है रीसस कावा। इस मंकी का नाम है रीसस कावा। और इस रीसस कावा के ब्लड में एक एंटीजन पाया जाता है। इस रीसस कावा के ब्लड में एक एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन बेसिकली प्रोटीन, और इस एंटीजन का नाम जो है वो रखा गया क्या, इस एंटीजन का नाम रखा गया RH। रीसस से रखा गया RH, और एंटीजन को फैक्टर कहा गया तो RH फैक्टर। तो ब्लड में अगर ये एंटीजन प्रेजेंट है, अगर ये प्रेजेंट है, इसके लिए वर्ड दिया गया RH पॉजिटिव। और अगर ये एंटीजन एब्सेंट है, इसके लिए वर्ड दिया गया RH नेगेटिव। तो इस प्रकार से ये ब्लड ग्रुप जितने थे ये 2 ग्रुप हो गए, एक तरफ A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, और दूसरी ओर हो गए कि ये जो हमारे ब्लड ग्रुप हैं, तो ये ब्लड ग्रुप में हो गया दूसरे नंबर पर कि ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो दूसरा हो गया हमारा नेगेटिव ब्लड ग्रुप, और ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो गया A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप यदि कोई पूछे कि कितना होता है तो 8 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप इज 8। कुल ब्लड ग्रुप की संख्या जो है वो कितनी हो गई, वो 8 हो गई। रक्त समूह की संख्या कुल कितनी हो गई, नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप हो गया 8। और इसमें O नेगेटिव किसी को भी ब्लड दे सकता है, तो O नेगेटिव किसी को भी दे सकता है, तो इसलिए O नेगेटिव को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। इसको सार्वत्रिक दाता कहते हैं। सार्वत्रिक दाता किसी को भी ब्लड दे सकता है। और AB पॉजिटिव किसी से भी ब्लड ले सकता है,
इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, किसी से भी ये ले सकता है। रेसिपिएंट्स भी बोलते हैं, एक्सेप्टर। इसको सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं, किसी से भी ये ब्लड ले सकता है। तो ब्लड ग्रुप और ब्लड ग्रुप से संबंधित ये बातें। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? तो टोटल नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप इज 8 और ये है कि किसी से ले सकता है, किसी से भी ले सकता है और किसी को भी दे सकता है। यहां पर एक प्रॉब्लम क्या आता है, समस्या क्या आई इस ब्लड ग्रुप में, और वो समस्या ये है कि जैसे कि जब मैरिज होता है तो मैरिज के वक्त यदि जो फीमेल हैं तो फीमेल का किसी भी ब्लड ग्रुप का यदि RH नेगेटिव होता है, यानी कोई लड़की जिसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और इसका शादी मैरिज यदि किसी RH पॉजिटिव वाले से होता है, अगर मान लीजिए कि फीमेल RH पॉजिटिव है, देन नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेल यानी कि लड़का पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं। फर्क पड़ता है फीमेल से, फीमेल RH नेगेटिव हो तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो फर्स्ट इशू होगा, यानी पहला संतान जो होगा, यानी जो पहला संतान होगा ये तो मतलब नॉर्मल होगा, बच जाएगा, जीवित होगा, लेकिन सेकंड इशू एंड सो ऑन, यानी उसके बाद के संतान, यानी कि दूसरा तीसरा जो बाद के संतान है उसको जीवित रहने में परेशानी होने लगती है, तो बाद के संतान की मृत्यु हो जाती है। तो ये समस्या होता है ब्लड ग्रुप के कारण। और ये कंडीशन जिसमें कि फीमेल जो है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है और मेल जो है यानी कि पुरुष जो है ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हैं, तो इनका पहला संतान बचता है, नॉर्मल होता है, बच जाता है, ओके, लेकिन बाद के संतान जो हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज इरिथ्रोसाइटोब्लास्टोसिस। इरिथ्रोसाइटो, इसको अलग अलग करके लिखिए ताकि आपको ये याद रहे। इरिथ्रो का मतलब हुआ ब्लड, इरिथ्रोसाइटो ब्लास्टोफिटेल्सिस। तो इसमें मरे हुए बच्चे का जन्म होता है, इरिथ्रोसाइटोब्लास्टोफिटेल्सिस इस बीमारी का नाम है। तो दिस बीमारी इज erythrocytoblastofidensis. This disease is erythrocytoblastofidensis. तो ब्लड ग्रुप से संबंधित ये बातें थी। और सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेन सर्कुलेटरी पिगमेंट होता है वो हीमोग्लोबिन है, और इसको सर्कुलेट करने के लिए जो हमारे पास में ऑर्गन होता है उसका नाम है हार्ट। तो ये था ब्लड, और अब हम लोग इसमें हार्ट के बारे में देखेंगे। कहीं कोई दिक्कत तो समझ में आ रहा है ठीक ठाक? तो अगला टॉपिक जो है वो हम लोग शुरू करते हैं, इसका नाम है हार्ट। हार्ट, हिंदी में इसको हृदय कहते हैं।
यह एक मसल्स है, हृदय जो है ये एक रेड मसल से बना होता है, रेड मसल्स है। रेड मसल्स की खासियत ये होती है, लाल मांसपेशियां हैं, इसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण नहीं होता है, इसमें जो है लैक्टिक एसिड का निर्माण नहीं होता है, लैक्टिक एसिड जो है वो नहीं बनता है, जिसकी वजह से इसमें कभी थकान नहीं होती है, जिसकी वजह से ये कभी थकता नहीं है, थकता नहीं है, थकान नहीं होती। तो हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी रेस्ट नहीं करता है, डज नॉट रेस्ट, डज नॉट रेस्ट। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो आराम नहीं करता है, जो आराम नहीं करता है, डज नॉट रेस्ट। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हार्ट क्या है, तो हार्ट एक मसल्स है। किस तरह का मसल्स है? रेड मसल्स है। रेड मसल्स की खासियत होती है उसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण नहीं होता है, और लैक्टिक एसिड का निर्माण नहीं होता है इसलिए इसमें फटिगनेस नहीं होती, थकान नहीं होती, थकान नहीं होता इसलिए ये कभी आराम नहीं करता है, कंटिन्यूसली काम करता है। तो विच ऑर्गन डज नॉट रेस्ट, इनमें से कौन सा अंग आराम नहीं करता है? तो हार्ट नहीं करता है। और कभी कभी ये आता है कि रेस्ट कब करता है, तो हार्ट रेस्ट बिटवीन टू। तो हार्ट कब रेस्ट करता है? तो हार्ट रेस्ट इन बिटवीन टू हार्ट बीट्स, दो धड़कनों के बीच, टू हार्ट बीट्स के बीच में जो है ये हार्ट आराम करता है, दो धड़कनों के बीच में आराम करता है। सामान्यतः हार्ट का वजन जो है ये 450 से 550 ग्राम के बीच होता है। ये हार्ट का जो है वो वजन होता है, और बिना ब्लड का होता है हार्ट। और हार्ट जो है ये, इसके बारे में अगला पॉइंट ये है कि ऑल मैमल्स हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो सभी स्तनधारियों में 4 कक्षीय हार्ट होते हैं। ऑल मैमल्स हैविंग 4 चैम्बर्ड, ऑल मैमल्स हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट, सभी स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय होते हैं, 4 कक्षीय हृदय होते हैं। ऑल मैमल्स हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट, सभी स्तनधारियों के 4 कक्षीय हृदय होते हैं, इंक्लूडिंग क्रोकोडाइल। इसमें क्रोकोडाइल भी इंक्लूड है, इंक्लूडिंग क्रोकोडाइल, जिसमें मगरमच्छ भी शामिल है, इंक्लूडिंग क्रोकोडाइल्स। इंक्लूडिंग क्रोकोडाइल, जिसमें मगरमच्छ भी शामिल है, विच इज रेप्टाइल्स, जो एक सरीसृप है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होने का फायदा क्या है? कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होने का फायदा यह है कि डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 चैम्बर्ड हार्ट इन मैमल्स, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस ड्यू टू 4 चैम्बर्ड ऑफ हार्ट इन मैमल्स, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। डबल सर्कुलेशन का मतलब ये हुआ कि प्योर ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड फ्लोज इन सेपरेट ब्लड वेसल्स। इसका मतलब ये हुआ कि प्योर यानी शुद्ध और इम्प्योर माने अशुद्ध। यहां शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या हुआ? जैसे दूध वाला शुद्ध दूध दिया और अशुद्ध दूध दिया यानी पानी मिला दिया। यहां शुद्ध का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड, यहां शुद्ध का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजनीकृत ब्लड। और इम्प्योर शब्द का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये सेपरेट ब्लड वेसल्स में बहता है। और इसके लिए जितना भी आर्टरीज है हमारा, तो आर्टरीज में ऑल आर्टरीज जो हैं यानी सभी धमनियां
शुद्ध रक्त का परिसंचरण करती है, सभी धमनियां शुद्ध रक्त का परिसंचरण करती है। एंड ऑल वेन्स जो है ये इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त की परिसंचरण होती है सभी सिराओं में, सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त का परिसंचरण होती है। इसका मतलब ये हुआ। और एक्सेप्ट है, इसका अपवाद है, एक्सेप्ट, इसका जो अपवाद है, एक्सेप्शन है पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, इसका क्या है, अपवाद है। तो समझ में आ रहा है कि हार्ट जो है ये क्या है हमारा, तो 4 चैम्बर्ड है, और इसके वजह से हमारा जो डबल्स ब्लड का जो है वो क्या होता है कि फ्लो सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन मींस प्योर ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड सेपरेट बहता है, और प्योर ब्लड जितने हैं वो आर्टरीज में बहते हैं, और इम्प्योर ब्लड जो है वो किस में बहते हैं, वेन्स में बहते हैं। प्योर ब्लड का मतलब हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इम्प्योर ब्लड का मतलब हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसके कारण क्या होता है, ये जो कहानी हुई कि प्योर ब्लड अलग चल रहा है, इम्प्योर ब्लड अलग चल रहा है, इसके वजह से जो ब्लड का पीएच मान है, पीएच और ब्लड, ये क्या होता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट मतलब फिक्स हो जाता है। और हमारा ह्यूमन का जो ह्यूमन पीएच और ब्लड जो है ये होता है 7.4, तो 3.5 से 4.5 तक जाता है, बीच का एवरेज कितना होता है, 7.4 होता है। और इसके वजह से क्या होता है, तो इसके वजह से जो है होम्योस्टैटिक बिहेवियर होता है मनुष्य का। इसके वजह से जो है मनुष्य के अंदर जो है वो होता है होम्योस्टैटिक। होम्योस्टैटिक का मतलब होता है कि इसका जो नियत ताप, शरीर का जो ताप है, ये होम्योस्टैटिक का मतलब होता है नियत ताप, शरीर का नियत ताप होता है। तो नियत ताप, शरीर का टेम्परेचर फिक्स होता है, शरीर का नियत ताप होता है, शरीर का टेम्परेचर फिक्स होता है। और ये जो नियत ताप है होम्योस्टैटिक बने कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट पीएच, और ये नियत ताप कितना होता है, तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इतना टेम्परेचर मनुष्य के शरीर का ऑलवेज होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फिक्स टेम्परेचर इसी ब्लड के कारण होता है कि हार्ट जो है ये डबल सर्कुलेशन में ब्लड को फ्लो कराता है। ठीक है, बराबर। अब अगर आगे आप देखिए, तो आगे हम आपको एक डायग्राम बना के दिखाते हैं, और यहां से बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। तो जैसे देखिए कि ये जो हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ठीक है। और यहां पर जो है ये हमारा इसमें 2 बल्ब लगे हुए हैं यहां, और 2 बल्ब यहां लगे हुए हैं, ठीक है। तो दिस वन इज योर क्या कहते हैं कि ये आपका हार्ट का स्ट्रक्चर है ना। और ये इसके जो है ये कोई जो ब्लड वेसल्स हैं वो हैं, और ये ऊपर वाला जो इसका नाम है ऑर्ट्रियम,
और नीचे वाले का नाम है, इसका नाम है वेंट्रिकल। और ये 4 valve लगे हुए हैं हार्ट में, टोटल 4 valve हैं ह्यूमन हार्ट में, है ना। टोटल कितने valve लगे हुए हैं, तो ये 4 valve लगे हुए हैं, है ना। और ये 2 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं बाइकस्पिड और दूसरे को कहते हैं ट्राइकस्पिड। और ये हार्ट का डायग्राम है। और इम्प्योर ब्लड इंटर इन ह्यूमन हार्ट थ्रू, तो इसको हम मान लो लेफ्ट मान लेते हैं, इसको राइट मान लेते हैं। तो इधर से जो है इम्प्योर ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड आता है, और इधर से ये पंप हो जाता है। तो इम्प्योर ब्लड कहाँ से आता है, तो पूरे बॉडी से आ रहा है। इसका साइन थोड़ा सा प्लीज, तो ये हमारे पूरे बॉडी से आ रहा है और ये फिल्टर होने के लिए कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। और इधर से जो है प्योर ब्लड आ रहा है, ये लंग्स से आ रहा है हमारा प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो एक सर्किट इधर से ऐसे चलते रहता है, दूसरा सर्किट इधर से चलते रहता है। यही है डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण। और इसमें valve है, और यहां पर जो है ये एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज SA नोड, और इसको हम कहते हैं SA नोड। और इस SA नोड का जो कॉमन नाम है वो है पेस मेकर। पेस मेकर को हार्ट बैटरी भी कहते हैं, और यही हार्ट को जो है ये वाल्व जो है 2, इसको ओपन और क्लोज करने का काम करता है, और इसी की वजह से हार्ट बीट जनरेट्स होते हैं। और इसी की वजह से क्या होते हैं, हार्ट बीट्स जनरेट होते हैं। तो इसमें से कई सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ऐसे नोड पेस मेकर, और ये वाल्व को ओपनिंग और क्लोजिंग करने का काम करता है। और इस ओपनिंग और क्लोजिंग के कारण 2 प्रकार के साउंड होते हैं। तो अब इस पिक्चर को हम थोड़ा, डायग्राम को थोड़ा छोटा करते हैं इधर। और ये ऐसे नोड जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तो ये होता है ओपनिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए जिम्मेदार है, ओपनिंग और क्लोजिंग। ये 4 valve जो है इसको ओपन और क्लोज करने का काम करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग valve होता है। और इसी ओपनिंग और क्लोजिंग के चलते हार्ट में एक साउंड डेवलप होता है, जिसको कि हम कहते हैं हार्ट साउंड। और ये हार्ट साउंड होता है लब, और होता है डब। और ये लब डब जो है यही पीरियोडिकली कहलाता है हार्ट बीट, हार्ट बीट, जिसको हिंदी में कहते हैं हृदय स्पंदन। एंड दिस इज हृदय स्पंदन। और इसी का साउंड जो है ये होता है हृदय स्पंदन। और ये हार्ट को क्लोजिंग करने का नाम, ये हार्ट को, इसी को हार्ट बैटरी भी कहते हैं, क्योंकि यही क्लोजिंग और ओपनिंग को कंट्रोल करता है। और बाद में खराब हो जाने पर लोगों के हार्ट में यही चेंज होता है, इसको बोलते हैं पेस मेकर चेंज किया गया। तो हार्ट बैटरी भी, इस पेस मेकर को हम हार्ट बैटरी भी कहते हैं, क्योंकि ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करता है।
हार्ट बैटरी इसे कहते हैं। तो ये डायग्राम के बाद आप लोग जो है कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा जो यहाँ से रिलेटेड है कि, और वो पॉइंट कुछ इस प्रकार से है। इम्प्योर ब्लड माने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, इम्प्योर ब्लड एंटर इन ह्यूमन हार्ट थ्रू राइट ऑरिकल, इम्प्योर ब्लड एंटर इन ह्यूमन हार्ट थ्रू राइट ऑरिकल या राइट आर्टियम। इम्प्योर ब्लड कहां से एंट्री करता है? राइट आर्टियम से। और प्योर ब्लड एंटर थ्रू किससे? लेफ्ट आर्टियम से करता है। ठीक है, 4 valve होते हैं इन ह्यूमन हार्ट, 4 valve होते हैं, बाइकस्पिड 2 और 2 ट्राइकस्पिड, जो किस स्ट्रक्चर का होता है? सेमी लूनर। सेमी लूनर का मतलब अर्धचंद्राकार। और पेस मेकर को ही क्या बोलते हैं? ऐसे नोड। ऐसे नोड का पूरा नाम होता है साइनो ऑरिकुलर या आर्टियम नोड, और इसी का नाम होता है पेस मेकर। और पेस मेकर जो है ये क्या करता है? हार्ट बैटरी कहलाता है, हार्ट बैटरी कहलाता है। और ये पेस मेकर किसको कंट्रोल करता है? तो ये कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपन एंड क्लोज नहीं, ओपन और क्लोज करता है किसको? तो हार्ट वाल्व को। ये जो 4 वाल्व लगे हुए हैं हार्ट में, इन 4 वाल्व का जो है ये ओपन और क्लोज कंट्रोल करता है, जिसके चलते हार्ट में एक साउंड उत्पन्न होता है, हार्ट साउंड डेवलप होता है इस ओपन क्लोज से, जो कहलाता है लब और डब। और ये लब डब ही जो है वो क्या है? यही हार्ट बीट कहलाता है, हृदय स्पंदन कहलाता है, हार्ट बीट कहलाता है, हृदय स्पंदन कहलाता है। और एक सामान्य मनुष्य का हार्ट बीट कितना होता है? तो 72 टाइम्स पर मिनट। ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैविंग हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट। एक सामान्य मनुष्य का हार्ट बीट, हृदय स्पंदन 72 बार प्रति मिनट होता है। ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैविंग द हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट। एक सामान्य मनुष्य का हार्ट बीट 72 बार प्रति मिनट होता है। वाइल इन इन्फेंट, जबकि ये एडल्ट में होता है, तो जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उस वयस्क व्यक्ति का हार्ट बीट कितना होता है? तो 72 बार। और जो इन्फेंट होते हैं उनका होता है 110 टाइम्स पर मिनट। ये इन्फेंट का है। और जो गर्भ में होते हैं शिशु, उनका होता है 150 टाइम्स पर मिनट। फीटस का, फीटस गर्भस्थ शिशु का। गर्भस्थ शिशु क्या 150 बार होता है। और कभी कभी आप देखे होइएगा कि अचानक आप कोई काम कर रहे हो और अचानक कोई प्रवेश कर जाए तो आपका हार्ट बीट जो है एकदम से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो उसको कहते हैं एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट। नहीं, और सामान्य रूप से आपका हार्ट बीट जो है एक सामान्य रूप से बढ़ जाए, तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अगर किसी आदमी का एबनॉर्मल और सामान्य रूप से है ना, एक सामान्य रूप से एबनॉर्मल इंक्रीज हार्ट बीट और सामान्य रूप से हार्ट बीट का बढ़ना, एबनॉर्मल इंक्रीमेंट ऑफ हार्ट बीट इज नोन एज टचिकार्डिया। टचिकार्डिया
इसको टचिकार्डिया कहते हैं। और सामान्य रूप से हार्ट बीट का बढ़ जाना, धड़कन तेज हो जाना, धड़धड़ा जाना, दिस वन इज कॉल्ड टचिकार्डिया। और एक सामान्य रूप से हम लोग जो सांस लेते हैं वो 9 से 15 बार, हम कितना बार सांस खींचते हैं, 9 से 15 बार, और ये 72 बार होता है हार्ट बीट। तो ये 72 बार जो होता है, इससे ब्लड का सर्कुलेशन हमारे शरीर में होता है, यानी 72 बार 1 मिनट में ब्लड का जो हार्ट वाल्व है ये खुलता और बंद होता है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड टचिकार्डिया। सोडियम और पोटेशियम जो है ये हार्ट बीट्स को कंट्रोल करता है। सोडियम हार्ट बीट को बढ़ाने का काम कराता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स देता है, और पोटेशियम उसको क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। तो सोडियम और पोटेशियम का जो है नर्व फंक्शन में काम होता है, मस्तिष्क से ये सिग्नल्स आते हैं। और यहाँ पर जो है सो अगर हार्ट वाल्व में कोई लीक हो जाए, इसको हार्ट मरमरिंग कहते हैं। तो हार्ट मरमरिंग एक बीमारी होती है, हार्ट मरमरिंग एक बीमारी होती है जिसमें हार्ट वाल्व जो है वो क्या हो जाता है, लीक हो जाता है, लीकेज ऑफ हार्ट वाल्व, लीकेज ऑफ हार्ट वाल्व। हार्ट वाल्व का लीकेज हो जाना क्या कहलाता है, हार्ट मरमरिंग कहलाता है। तो टचिकार्डिया यानी हार्ट बीट का एबनॉर्मल इंक्रीज होना, और हार्ट मरमरिंग का मतलब होता है लीकेज ऑफ हार्ट वाल्व, हार्ट वाल्व लीक हो गया, तो दिस वन इज कॉल्ड हार्ट मरमरिंग। और अगर ब्लड इनएडिक्वेट सप्लाई, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का सप्लाई अगर कम हो जाए, यानी जितना होना चाहिए उससे कम हो जाए, हार्ट में ब्लड का सप्लाई कम हो जाए, यानी इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड इन हार्ट, तो हृदय में ब्लड का सप्लाई कम हो जाए, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड इन हार्ट कॉजेज हार्ट अटैक। इसके चलते कौन सा चीज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक का ही दूसरा नाम है, हार्ट अटैक का ही दूसरा नाम है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक का क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, है ना। तो जो हार्ट अटैक है उसमें इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड इन हार्ट, दिस वन इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। और अगर हार्ट अटैक में के बाद यदि ब्लड साफ बंद हो जाए, तो दिस वन इज नोन एज कार्डियक अरेस्ट, और इसमें हार्ट क्या हो जाता है, टोटली ही बंद हो जाता है, काम करना ही बंद कर देता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट हो जाना। इसके बाद जो भारत में सबसे पहला ओपन हार्ट सर्जरी, तो फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी इन इंडिया, भारत में सबसे पहला जो ओपन हार्ट सर्जरी किए थे, इनका नाम था पी वेणुगोपाल, पी वेणुगोपाल, एम्स दिल्ली में इन्होंने किया था पहला हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी। पी वेणुगोपाल, दिल्ली में इन्होंने पहला ओपन हार्ट सर्जरी किया था। तो दिस वन इज योर क्या नाम है कि हार्ट से संबंधित बातें। और हार्ट अटैक के समय एक दर्द होता है, that pain is known as angina pain, write down this point. So at the time of heart attack a pain takes place is known as angina pain, हृदय घात के समय एक दर्द होता है at the time of heart attack, at the time of heart attack a pain takes place is known as angina pain। हार्ट अटैक के समय, हृदय घात के समय एक दर्द होता है जिसे क्या कहते हैं, एंजाइना पेन कहते हैं। At the time of heart attack a pain takes place is known as angina pain।
तो दिस और ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक हैविंग एडवाइस टू टेक लो इंटेक सोडियम, हृदय घात से पीड़ित व्यक्ति को, एंड हो रहा है क्लास, खत्म हो रही है क्लास। तो एक जो हृदय घात से पीड़ित व्यक्ति को कम नमक खाने की सलाह दी जाती है। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम हैज टू एडवाइस लो इंटेक सॉल्ट, लो सोडियम सॉल्ट। जिस व्यक्ति को हृदय से संबंधित प्रॉब्लम होता है उनको कम सोडियम वाली नमक खाने की सलाह दी जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम था जिसमें हम लोग ब्लड और हार्ट के बारे में देखें। हम उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास ठीक से समझ में आई होगी, और इतनी बातों को यदि आप कर लेते हैं तो इससे संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न आपका आंसर होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर, सो मच।